नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज सिवान शहर के भगवान पैलेस में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता कर डॉक्टर बीपीएन पाठक ने यह कहा है कि उक्त कॉलेज के शिक्षकों, कर्मियों और छात्रों से कोई विवाद, किसी तरह का विवाद नहीं है। उन्हें बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की गलत व्याख्या करके 29 छात्रों का गलत नामांकन किया है। यह आरोप एक बार फिर से आपको बता दें कि डॉक्टर बीपीएन पाठक, जो कि पूर्व में सचिव रह चुके हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के, उनके द्वारा प्रेस वार्ता कर यह सब कुछ आरोप दिया गया है और यह जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो इसी तरह 2018-19 में भारत सरकार CCIM नई दिल्ली के मना करने के बाद भी कुलपति से मिलकर 51 छात्रों का अवैध नामांकन कर लिया है और इन्हीं छात्रों के चलते अन्य छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। MD वर्ग में भी इन्होंने गैर कानूनी रूप से कुछ छात्रों का नामांकन कर लिया है, यह अवैध है। डॉक्टर पाठक ने बताया कि छात्रों के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है, परंतु गलत कार्यों का वे बराबर विरोध करते हैं। प्राचार्य इन गलत कार्यों के जड़ में हैं। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि डॉक्टर बीपीएन पाठक, जो पूर्व सचिव DA मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हैं, जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने सीधे तौर पर प्रेस वार्ता किया, जहां पर तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, वही शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जबकि पूरा मामला ये प्राचार्य को लेकर के है, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को लेकर के है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत कुछ खुलासा किया है। तो आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक ने अपनी बातों को रखा है। एटीएन लाइव के लिए ऋषु के साथ चंदन तरीका से प्रचार करवा रहे हैं कॉलेज का। मीडिया के मेरे आए हुए दोस्तों, सहयोगियों, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर थोड़ा आगे हो जाएंगे। मेरे बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भाग लिया। सर थोड़ा सीधा बैठ जाइए, थोड़ा सीधा बैठ। हाँ बस। मैं आपके सवालों के पहले मैं 2 शब्द आपको कह देना चाहूँगा। आज सभी मीडिया बंधुओं को मैंने इसलिए बुलाया है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कुछ शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 तारीख को सेकेंड हाफ में अपराह्न में मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के लिए तुल गया हूं और हमारे चलते ही यहाँ परीक्षा नहीं होती है, हमारे चलते ही एडमिशन नहीं हो रहा है और हमारे चलते सारी परेशानियाँ हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी छात्रों के और कर्मचारियों के हित में नहीं हूं। बराबर मैंने हित चाहा है और आज भी हित चाह रहा है। जब मैं सचिव था तो मैंने पहली बार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, उनका PF नहीं करता था, मैंने PF कटवाने का सिस्टम शुरू किया। एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश मैंने की। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसके चलते हमको सचिव से हटना पड़ा। दूसरी बात यह है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 2008-9 से ही ये चर्चा में, मीडिया में कम आता था, अब मीडिया में भी आ रहा है। 2 साल से ये मीडिया में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए कि प्राचार्य भ्रष्टाचार करते थे
और उसी भ्रष्टाचार के चलते मैंने उन्हें निलंबित किया था। महामहिम के आदेश से वे निलंबन मुक्त हुए थे और एक जांच समिति बनी थी। जांच समिति ने इनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। अगर कहिएगा तो कुछ पार्ट में दिखा दूंगा। उसमें 2 वाइस चांसलर थे, एक वाइस चांसलर, एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के, और एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के थे। उन लोगों ने लिखा है अपने रिपोर्ट में, और की बात तो छोड़िए, लिखा है कि प्राचार्य किसी की बात नहीं मानते, सेक्रेटरी की बात तो छोड़िए, मैनेजिंग कमेटी की बात नहीं मानते, कुलपति की बात नहीं मानते, और सबसे बड़े जो होते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और इन ऑल महामहिम राज्यपाल की बात भी नहीं मानते। कहिएगा तो मैं उसका फोटो आपको दे दूंगा। आखिर क्यों उसके बाद बोला जाए, बात नहीं मानता, आखिर क्यों किसी की बात नहीं मानता? बोला जाए। और क्या लिखा है सर उसमें? जी, और क्या लिखा है उसमें? हाँ। उसमें लिखा है कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है उसकी और जांच की जाए। इनकी डिग्री BA MS से इन्होंने PhD किया है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसकी जांच विश्वविद्यालय को करनी चाहिए। रिपोर्ट इतनी मोटी है, वो रखी हुई है। ये रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूँगा बेटा, जिस पर खाली लिखा है कुलपति। ये देखिए, इतनी मोटी रिपोर्ट है, जांच समिति की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट को यहाँ के लोगों ने ठंडे बक्से में करवा के रख दिया। उसमें राजनेता भी थे। मुझे खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक राजनेता शिक्षक भी थे, हैं, आप तो रिटायर कर गए, श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने अथक प्रयास किया कि रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रख दिया जाए। ठंडे बक्से में रख दिया गया, राज्यपाल ने कोई कार्रवाई। कब का रिपोर्ट है सर? जी, कब का रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है 2014-15। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं लिखता रह गया। महामहिम को मैं लिखता रह गया। कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी कमी करी जाएगी? जी, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आखिर क्यों नहीं हो रही है? इसका वजह क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, क्या है? पैसे के बल सारे लोग जानते हैं कि धन, बल, छल, तीनों हमारे प्राचार्य के पास है। धन, बल और छल के चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं कंटिन्यू। और दूसरी कोई बात नहीं है। सर ये 29 छात्र वाला क्या मामला है? या जोर से बोला जाता है। 29 छात्रों के नामांकन वाला क्या मामला है? ये तो मामला इधर का है ना, ये तो पहले की बात थी। इधर तो मैं बता रहा हूँ आपको। 29 छात्रों का मामला यह है कि भारत सरकार ने ये नियम बना दिया कि 2020 से किसी भी छात्र का नामांकन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता है अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं करता है। तो यहाँ जो 29 छात्रों का इन्होंने नामांकन किया, उसका बहाना दिया है। बहाना यह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा है कि ये छात्र चूँकि परेशान है, वो हरियाणा का और पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें टेम्परेरी रिलीफ दिया गया था। छात्र गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग को मैं परमिशन देता हूँ विशेष स्थिति में, लेकिन कहीं पर ये दोहराया नहीं जाएगा। एग्जाम्पल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो मापदंड है वो मैं नहीं कम करूँगा। तो उसी का उदाहरण लेके और बात सुन लीजिए। मज़ेदार बात यह है, तो उसमें जो है था कि फलना डेट तक जितनी एडमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, फलना डेट तक जो एडमिशन दिया है, नवंबर का कोई डेट था जहाँ तक मुझे याद नहीं है, उस डेट तक जो एडमिशन लिया है उसी को ये लाभ मिलेगा और उसी लड़के के लाभ मिलेगा जो कोर्ट में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में आया है अपील में।
इन्होंने क्या किया कि इसको अपने में ले लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फलाना तारीख के पहले जो एडमिशन हुआ है तो एडमिशन बैक डेट में, एडमिशन तो किया बाद में, लेकिन इसको बैक डेट पे दिखाया कि ये नवंबर में हो चुका है, जबकि सबका एडमिशन जो है वो हुआ है फरवरी मार्च में। इसलिए जो जांच हुई थी उसमें जब ये देखा जाने लगा कैश बुक, तो कैश बुक में साफ बात आ गई कि अधिकांश एडमिशन जो है। अच्छा, इन तमाम प्रकरण को जो मीडिया उठा रहे हैं उन पे भी FIR करने की बात कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल महोदय। आप मुकदमा किए हुआ है, आप लोग का क्या जा रहा है? आप पे भी मानहानि का दावा उनके तरफ से किया हुआ है और लगातार ये देखा जा रहा है सर कि आप पे ऊपर भी आरोप आ रहे हैं कि आपके वजह से कॉलेज ही नहीं, छात्र छात्रा जो है कॉलेज के वो भी परेशान रह रहे हैं। और ज़िले का एक मात्र ये महाविद्यालय है, आपके ज़िले का है, इसको सुसज्जित तरीके से चलना चाहिए। ये उन लोगों का भी कहना है कि अगर सर ऐसा करें कि वो सुसज्जित तरीके से चले। आपकी क्या दुश्मनी है सर? आप मुझे प्रजापति त्रिपाठी प्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है। प्रजापति त्रिपाठी नाते में मेरे सारे लगते हैं। मेरे चचेरी बहन की शादी, मेरे चचेरे भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनकी शादी इनकी चचेरी बहन से। तो जब मैं सेक्रेटरी हुआ तो इनको काफ़ी वार्निंग मैंने दिया कि भाई देखिए, हम दूसरे टाइप के आदमी हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख वार्निंग के बाद भी इन्होंने अपना काम धंधा जारी रखा। हमने वार्निंग दिया, मैंने इनके जो छोटे भाई हैं इनके कर्ता दत्ता विश्वविद्यालय में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वाचस्पति त्रिपाठी या क्या नाम है, तिरुपति त्रिपाठी, हाँ जी, उनको वार्निंग दिया कि भाई देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, इनको सस्पेंशन के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो भी आए थे हमारे घर पर, इनकी मैडम आई थी, इन लोगों ने कहा कि माफ़ कीजिए और भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो मैंने इनसे शोकोज किया। शोकोज का जवाब नहीं देना शुरू किया, शोकोज का जवाब नहीं देते थे। अंत में वित्तीय अनियमितता, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज के आरोप में, इंडिसिप्लिन के आरोप में रजिस्टर चिट्ठी जाती थी, उसको लौटा देते थे कि मैं नहीं लूँगा, मैं इनको सेक्रेटरी नहीं मानता। ऐसी स्थिति में मुझे इनको निलंबित करना पड़ा। आपके ऊपर भी तो 1.5 लाख का गमन का आरोप लगा हुआ है। हाँ, बोला जाए, हाँ ठीक है, मेरे ऊपर भी 1.5 लाख के गमन का आरोप है। जब मैंने उन्हें निलंबित कर दिया, जहाँ तक मुझे याद है इनका निलंबन हुआ था मार्च 2009 में। 2009 में मार्च में इनका निलंबन हुआ था। निलंबन के बाद, निलंबन के करीब 1.5 महीना के बाद इन्होंने 1.5 लाख रुपए के गमन का झूठा मुकदमा किया। वैसे न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुला करके वहाँ पर कुछ सिवान के वो मीडिया कर्मी जो वहाँ के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें चलाते हैं, उनको धमकाया गया कि उन पर मानहानि हो जाएगा। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? किसी हालत में मानहानि नहीं होगी। उन्होंने अभी अखबार में लिखा है कि किसी आरोप का जवाब पाठक जी नहीं देते हैं। जो भी आरोप लगाया गया है वो सारा आरोप पाठक जी पर सही है। मैं आपको चुनौती देता हूँ प्रजापति त्रिपाठी को। मैंने SDM सिवान से फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट सीमान के सबसे बड़े मजिस्ट्रेशियल पावर सबसे बड़ा उन्हीं का होता है, मैंने एफिडेविट करके महामहिम को दिया है। श्री महाचंद्र सिंह ने, इन्होंने सचिव जो हैं उन्होंने यहाँ जांच में कहा कि ये कोई एफिडेविट देते नहीं है, ऐसे अनर्गल चार लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं दे देता हूँ। इन लोगों ने कहा कि नहीं, एफिडेविट नोटरी मजिस्ट्रेट जो होता है उन लोगों ने कहा कि नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से।
हमें क्या हम देंगे? मजिस्ट्रेट का कहिए, मैं डीएम का दे दूँ। मैंने दिया और सारे आरोप सही पाए गए हैं। और मेरा कहना सही है कि उनका कहना सही है। जांच रिपोर्ट के जो माननीय सदस्य हैं, जो अभी जीवित हैं, उनसे आप अभी तो उनका जो भी आरोप है वो तो अभी मीडिया के सामने आके नहीं कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि वो शिक्षकों से कहवा रहे हैं। जी, कहवा रहे हैं। हम चाहते हैं, देखिए मैंने मीडिया को कहा है और लोगों से भी कहा है, उनके लोगों से भी कहा है कि अगर वास्तव में वे प्राचार्य हैं और सही शिक्षाविद हैं, ईमानदार हैं, तो मैं चुनौती देता हूं, सीमांत के इंटेलेक्चुअल को बुलाया जाए और वे प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। अब मैं प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर वो दे दें। इसके लिए वो तैयार नहीं है। आप लड़ाई लड़े 1 साल से, अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला? जी, 1 साल से आप लोग इस बीच के ये खबरें आ रही है, 1 साल हो गया, अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला? देखिए, रिस्पॉन्स जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है, लेकिन रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत धीमी गति से रिस्पॉन्स। अच्छा, इस पर जनप्रतिनिधि, अच्छा ये बताइए, जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी ने मीडिया के सामने ये बात कही थी कि जो प्रजापति त्रिपाठी है वो दोषी हैं, तो फिर आखिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये इसको कैसे देखते हैं आप, क्यों कार्रवाई? देखिए, मीडिया के मेरे बंधुओं, कुछ ऐसी पाबंदी होती है जिसमें चाह की कर भी कोई आदमी बोल नहीं सकता है, उसकी जबान बंद रहती है। ये सारा जो कुछ हो रहा है राजभवन से हो रहा है। अब यह जो है राजभवन के ऊपर किसी को स्पष्ट रूप से कमेंट करने का अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। सर, उसी जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2018-19 में जो एडमिशन हुआ है वो अवैध सत्र में हुआ है, वो भी गैर कानूनी ढंग से हुआ है। वो 18-19 से क्या मामला है? 18-19 का मामला यह है, वो तो मेरे पास पेपर्स है, अगर चाहिए तो पेपर दे देंगे। 18-19 का मामला यह है कि CCIM, जो आजकल NCISM हो गया है, उसकी बॉडी आई और उसने इंस्पेक्शन किया। क्या बात है? हर साल बिना इंस्पेक्शन के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का रिन्यूअल नहीं होता है। काला तो इस पूरे प्रकरण को आप न्यायपालिका जो है सर एक इसका उत्तर दे दें, एक उत्तर। तो उसमें जो है, उसमें आया, टीम आई, टीम ने लिखा कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, and I recommend that war should not be admitted in session 18-19। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, बिहार गवर्नमेंट को दे दिया और लिख दिया, चिट्ठी भी है मेरे सामने, आपको पढ़ा देते हैं। बिहार गवर्नमेंट को कहा कि आप इंश्योर कीजिए, यूनिवर्सिटी को कहा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी को इंश्योर कीजिए। इंश्योर का मतलब समझते हैं, मैंने एकदम सुनिश्चित कीजिए कि एक भी क्या हो रहा है। चुप रहिए ना, यहाँ बोले क्या बोला कर रहा है? बोलिए आप। आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि साहुद्दीन का इसमें योगदान नहीं है, इस पर आप क्या कहना? देखिए, झूठी बात मैं नहीं बोलता हूँ, झूठी बात मैं नहीं बोलूँगा। यह कॉलेज जो है, इसकी स्थापना पंडित रामचंद्र त्रिपाठी ने जरूर की थी, लेकिन खंडहर के रूप में 2 कमरे चल रहे थे संस्कृत कॉलेज के, उसी में 2 कमरे थे खपड़े। इस कॉलेज का जो भी स्वरूप है, वहाँ का स्वरूप या हॉस्पिटल का स्वरूप, ये सब देन है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। और प्रिंसिपल साहब आज कह रहे हैं, आज भाजपाई हो गए हैं, RSS के लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। मैंने दिल इनका देखा है, मैं शहाबुद्दीन का काफ़ी निकट रहा हूँ। मैं पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन का मैं समर्थक था, मरते दम तक उनका समर्थन करूँगा। शहाबुद्दीन सीवान के और प्रतिनिधि इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते?
बहुत सारे देखिए, हमसे आप पूछिएगा तो हम ऐसी बात कहेंगे कि सारे जनप्रतिनिधियों को बुरा लगेगा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये कलयुग है। कलयुग में क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं। मैं एक माननीय विधायक की बात आपको बता रहा हूँ, कहिएगा तो मैं नाम या पता लगा लिया, मैं कह दूंगा। उन्होंने अखबार में निकाला कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और हमारा फ़ोन नंबर उनके पास नहीं था। तो हमारे संबंधी एक हैं कांग्रेस के नेता पारसनाथ पाठक हंसुआ के, उनसे उन्होंने नंबर लिया, कहा कि इज्जत जा रही है, प्रिंसिपल कॉलेज को बर्बाद कर रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आइए, इसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। 1 साल से लगे हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रास्ता बदलेंगे या वैसे ही चलते रहे? रास्ता एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात थी 10 बजे दिन में IB में, हमको सवेरे 7 बजे फोन आ गया कि पोस्टपोन किया गया। इसलिए किया गया होगा, मुझे लगता है कि आपस में समझौता हो गया, बात खत्म। मैं किसी दिन नहीं डरता, जान जाइए आप, कितना भी बड़ा नेता हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी उम्र 79 होने जा रही है, अब क्या मैं डरूंगा? जिंदगी में नहीं डरा। मैंने शहाबुद्दीन से भी शहाबुद्दीन भी जानते थे कि डरने वाले आदमी नहीं है। सर, ये मान के चला जाए कि आयुर्वेदिक कॉलेज जो है सेंटर ऑफ करप्शन बन चुका है। आउट एंड आउट पूर्ण रूपेण करप्शन का सेंटर हो गया है, और आने वाले दिनों में और करप्शन का केंद्र बनेगा। तो मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ, इसलिए कि वाइस चांसलर जो भी बहाल हो रहा है वह भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके अलावा और जो कैपेसिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो नहीं है। कॉलेज डराया जाता है, वाइस चांसलर पैसा लेता है। सर, कॉलेज के कर्मचारी प्रेस वार्ता करके ये कह रहे हैं कि इस कॉलेज को बनाने में शहाबुद्दीन का कोई योगदान नहीं है, जो सिवान के पूर्व सांसद साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं बाबू एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कर्मचारी ने कहा वो सरासर झूठ बोलता है, और उसको पता ही नहीं है कि शहाबुद्दीन कौन थे। शहाबुद्दीन का योगदान नहीं रहता तो सीवान जिला से शिक्षा जो है, शिक्षा रहती जैसे छपरा में गोपालगंज में है वैसे ही रहती। उस उच्च शिक्षा को एक स्तर देने का काम अगर किया तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया। आज की प्रेस वार्ता का कारण क्या रहा? बढ़ा जाए। आज की प्रेस वार्ता का कारण क्या रहा जी? आज की प्रेस वार्ता का क्या कारण रहा? आज का प्रेस वार्ता का कारण यह है कि 5 तारीख को वहाँ के एम्प्लॉय ने, वहाँ के टीचर ने हमारे खिलाफ बहुत सा विषमन किया, गलत आरोप लगाए, हमारी छवि धूमिल हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि प्रेस को बुलाकर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूँ। सर, वर्तमान में जो आयुर्वेदिक कॉलेज का शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, क्या उस गवर्निंग बॉडी को शासी निकाय को अविलंब राज्यपाल के द्वारा आदेश देना चाहिए कि निरस्त कर दिया जाए? आदेश क्या देना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं कि जो उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई थी पूर्व राज्यपाल ने, श्री फागू चौहान ने, उसने रिकमेंड किया है इमीडिएट शासी निकाय को भंग किया जाए। इमीडिएट का मतलब समझते हैं आप? तुरंत। और उसकी जगह पर एडहॉक कमेटी बनाई जाए। आयुर्वेदिक कॉलेज सर, अगर देखा जाए पॉलिटिकल, अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी विशेष का वहाँ पर एक जमावड़ा लग गया है। पार्टी विशेष का जमावड़ा नहीं है, पार्टी विशेष का और जात विशेष का जमावड़ा है। मैं ये कहता हूँ एक भी माइनॉरिटी का कोई टीचर नॉन टीचर है वहाँ? कितने राजपूत हैं, कितने भूमिहार हैं, कितने बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं? ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मतलब क्या जातीयता भी करते हैं क्या प्रिंसिपल साहब जो है? पार्डन? जातीयता भी करते हैं, कास्टिज्म?
प्रिंसिपल साहब घोर जातिवादी हैं, जातीयता नहीं करते हैं, घोर जातिवादी हैं। हमको थ्रेटिंग दिया गया है, हमारा सामाजिक बहिष्कार उन्होंने कराया है, अब करा रहे हैं, लेकिन मैं तैयार अंतिम दम तक, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं लड़ूंगा। और उसके बाद अगर दूसरे जीवन में जाऊंगा, भगवान ने अगर आदमी बनाया और उनको भी आदमी बनाया, तो मैं वहाँ भी इनको नहीं छोड़ने जा रहा। देखिए, कुल मिला के एक बात तो तय है कि जब पूर्व प्रचार श्रीमान बीपीएन पाठक जी कोई आरोप लगा रहे हैं, जब पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी कोई आरोप लगा रहे हैं, तो बिना तथ्य और बगैर सच्चाई की तो आरोप लगेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जिनको आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल सीवान की प्रतिष्ठा की बात जो कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा इतनी विलंब से क्यों जागी, जबकि पिछले साल जवाहरलाल जी जो कि महामहिम गवर्नर साहब के आदेशानुसार इस कॉलेज अस्पताल की जांच करने आए थे। ये दूसरी बात। तो और बीपीएन पाठक जी का जो हमेशा सवाल होता है, वो सवाल इस कॉलेज के प्राचार्य से होता है, न कि इस स्कूल में, इस कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों से। तीसरी बात, तो मैं ये कहूँगा कि अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए आयुर्वेदिक दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो भी सम्मानित शिक्षक हैं, वो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त जो उनके ऊपर के लोग हैं, उनका मोहरा न बन के इनकी अंतरात्मा तब जागी होती कि जब अवैध तरीके से 29 छात्रों का एडमिशन लिया गया, सारे कानून नियम को धत्ता बताते हुए, तब अगर ये बाहर आए होते उस प्राचार्य के खिलाफ अपनी बात को रखने के लिए, इस कॉलेज की प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था और शासकीय निकाय के प्रकोप से बचाने के लिए, तब ये माना जाता कि इस कॉलेज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, सिवान जिला के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, दोषी हैं तब। लेकिन चूंकि अब ये मामला इसकी जांच हुई है, जांच ट्रू हुआ है जहां तक मुझे जानकारी है, और चूंकि गवर्नर साहब का ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीजें फग्गू चौहान जी के कार्यालय तक पहुंच चुकी हैं। अब चूंकि राज्यपाल बदल गए हैं, तो उनके यहाँ इन लोगों, मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा, इन्होंने प्ली किया है कि पुनः इसकी जांच की जाए। तो ये घायल में जो किया जा रहा है और उसको एक छाया देने का ये प्रयास है, उसको एक यानी कि चलो भाई सबसे कमजोर तो पत्रकार ही हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू जो काम करने वाले पत्रकार हैं वही सबसे कमजोर है। तो जो लोग ये वहाँ पे वो बाइट दे रहे थे, वो भी आप ही के भाई सहपाठी थे, आप ही के बीच के लोग थे। उनको ये सवाल अवश्य वहाँ पूछना चाहिए था कि फिर जवाहरलाल जी इस कॉलेज में क्यों आए थे, उन्होंने अपने मुखर आवाज में क्यों कहा कि भ्रष्टाचार पाया गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो इस कॉलेज के प्राचार्य हैं वो मीडिया के सामने नहीं आके सेकेंड लाइन की जो सेना है उसको कुछ छात्रों के सहयोग से उतार के इस अकंठ भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और छुपने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर मानहानि करनी है तो जवाहरलाल जी पे करें ना, जिन्होंने सिवान की धरती पे आके जांच करके पैर रख के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से कहा है कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार पाया गया है। एक शब्द मैं कहूँ तो एक शब्द,
ये आप लोगों को, जो भी पत्रकार है, वो देश के चौथा स्तंभ है संवैधानिक तौर पे। आप अपना काम कीजिए, बाकी लोगों का जो काम करना है वो अपना काम करे। कोई भी मानहानि का मुकदमा इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। और ये जो भी ये पुस्तकें आप देख रहे हैं, फाइल बनी हुई है, उस मानहानि के मुकदमे के खिलाफ जाएगी ना, सारा रिपोर्ट जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग इसी तत्परता और तन्मयता से जो भी भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ अपना काम करें, निष्पक्ष तरीके से करें। धन्यवाद। अच्छा जावेद जी, एक चीज़ और कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन का कोई योगदान नहीं रहा है कॉलेज बनाने में, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि काफी उनका योगदान रहा है। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी ने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब ने 5 करोड़ रुपया स्पेयर में रखा था इस कॉलेज के बुरे दिनों के लिए, जिसको किसी तरीके से उल्टा सीधा 3-5 करके खर्च कर दिया गया, जिस पैसे का कोई माई बाप नहीं है। उसकी भी जांच की मांग किया है विक्रम कुंवर जी ने। ये तो पब्लिक डोमेन में है आप लोगों के माध्यम से। ये लड़ाई और जो बीपीएन पाठक जी कह रहे हैं, ये बिल्डिंग उसका जीर्णोद्वार, ये पूरे सिवान की आम जनता जानती है कि वो शहाबुद्दीन साहब ने किया है। और सिवान के शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए उनको बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने सिवान के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का पूरी तन्मयता के साथ